नमस्कार, गुड इवनिंग। आर के एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए हम बात कर रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, भारतीय संविधान की। और भारतीय संविधान ये हमारे नोट्स का टाइटल होगा। ठीक है, भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान के अंतर्गत हमारा जो पहला लेक्चर था कि भैया संविधान किसको कहते हैं। संविधान, ठीक है, संविधान और संविधानवाद, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनिज्म। और दूसरा जो हमारा लेक्चर था, दूसरे लेक्चर में हमने बताया था कि संविधान सभा का गठन, जो संविधान सभा बनी थी, संविधान सभा का गठन, ये बात हुई थी। तीसरा जो हमारा आज लेक्चर होगा, इस तीसरे लेक्चर में हम बात करेंगे किस चीज की। संविधान निर्मात्री सभा। जब संविधान निर्मात्री सभा बनती है, जब संविधान सभा का गठन हो जाता है, तो वो जो सभा बनती है वो किस तरह से कार्य करती है, इसको हम बात करेंगे इसके मुझे। ठीक है, निर्मात्री सभा और उसकी कार्य पद्धति हम ऐसे लिख सकते हैं उसको। ठीक, उसको हम बात करते हैं कि उसने कैसे लिखा था। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज का तीसरा टॉपिक है, संविधान निर्मात्री सभा। संविधान निर्मात्री सभा, ठीक है। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। चलिए, कल हमने जहां पर छोड़ा था, हमने छोड़ा था कि पहली बैठक में, जो संविधान सभा की पहली बैठक जो होती है आपकी 9 दिसंबर को, वहां हमने छोड़ा था। इससे आगे हमने बात कल नहीं की थी। 9 दिसंबर 1946 को कल इतनी बात हुई थी कि भैया किस प्रकार से जो है वो मतभेद हो रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस में। उस समय जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो सबसे बड़ा दल था, और मुस्लिम लीग में। और ये भी बात हो रही थी कि चुनाव कैसे कैसे होता है, कौन व्यक्ति कहां से चुनकर आता है, कितने लोग चुनकर आते हैं, किस संस्था से, किस बॉडी से, किस पार्टी से कितने लोग आते हैं, कितने पुरुष थे, कितनी महिलाएं थी, कितने देशी रियासत थे, कितने मुस्लिम थे, कितने हिंदू थे, कितने यूनियन टेरिटरीज से थे। ठीक है, इनके बारे में कल चर्चा हुई थी, कल बात हुई थी। आप उसके लिए कल वाला जो वीडियो है उसको आप देख सकते हैं, संविधान सभा का गठन, उसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो आज हम बात करते हैं कि संविधान निर्मात्री सभा। अब संविधान निर्मात्री सभा बन गई है, पूरी सभा बन गई है, पूरा उसका गठन हो चुका है। अब उनको कार्य करना है, अब संविधान का निर्माण करना है। जो संविधान का निर्माण करते हैं कैसे कैसे होता है उसके स्टेप्स देखते हैं उन्होंने क्या किया। देखिए, संविधान बनाने के लिए मैं बहुत सारे पॉइंट बोलूंगा। अभी हमारे पास बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं होगा, कंसेप्ट हमारे पास इसके बाद से आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अभी आपके पास डेटा बहुत ज्यादा आएगा, तो इस डेटा के लिए आप जो है एक बढ़िया सा अपना नोट्स भी तैयार कीजिए, उसको लिख लीजिए, याद कीजिए, काम आने वाली चीजें हैं। फिर से बता रहा हूं, मैं आपको इतना सारा डेटा बताने वाला हूं विद कंसेप्ट। ठीक है, कंसेप्ट भी अच्छे से बताएंगे, डेटा भी आपको अच्छे से दिया जाएगा। इतना डेटा बताने वाला हूं कि आपको संविधान के लिए कोई भी दूसरी पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर आपको पढ़नी हो तो तसल्ली के लिए पढ़ना कि विनोद जोशी सर ने कैसा पढ़ाया था, विनोद जोशी सर ने कुछ पॉइंट छोड़ा था या उन्होंने लिया था। ठीक है, तसल्ली के लिए पढ़ लेना। बाकी मैं आपको बता रहा हूं कि मोर देन 70% जो आपका सिलेबस है, जो आपके प्रश्न है, वो हमारे नोट से मिलेंगे। इसके लिए आप जो है बने रहिए और ध्यान से इस बात को सुनिए। संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक हमारे संविधान की जो होती है वो कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। ठीक, अब जब पहली बैठक होती है, इस पहली बैठक में हमने क्या किया कि कोई भी चीज जब बनती है तो उसको एक चलाने वाला एक व्यक्ति चाहिए, जिसको हम संस्था में अध्यक्ष बोलते हैं। तो एक अध्यक्ष चाहिए, तो अध्यक्ष किसको चुना जाए। ये तो सबसे पहली बैठक है, तो सबसे पहली बैठक है, तो अभी तो कोई चुनाव इसका मतलब हुआ नहीं है, अभी तो मेंबर का चुनाव हुआ है, अध्यक्ष का नहीं हुआ है। तो हमने क्या किया, एक ऐसे ही परंपरा अपनी बनाई, आदर देते हुए, जैसे हम आज भी आदर देते हैं। हम दिल्ली मेट्रो में सफर करते हैं, बुजुर्ग व्यक्ति आते हैं, उनको बोलते हैं कि चलिए बैठ जाइए, अगर वहां पे एक सीट है, मैं बैठना चाह रहा था तो हम उनको सीट दे दी। ये क्या था, ये कुछ नहीं था, एक आदर था। ठीक है,
तो यहाँ पर भी हमने ये किया कि संविधान सभा में जितने सारे के सारे लोग जो है आए हैं, उनमें से सीनियर मोस्ट कौन है, सबसे बुजुर्ग कौन है, सबसे ज्येष्ठ कौन है उम्र में, तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। तो सच्चिदानंद सिन्हा को हमने क्या बनाया, संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया। क्लियर हो गया, संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया। लेकिन ये अध्यक्ष कैसे हैं, ये अस्थाई नहीं है, ये अस्थाई अध्यक्ष है, परमानेंट नहीं है ये, ठीक है, परमानेंट नहीं है, ये अस्थाई अध्यक्ष है, टेम्परेरी है। कब बनाए हैं, 9 दिसंबर को। लेकिन हमने क्या किया, 11 दिसंबर 1946 को चुनाव करवा दिया कि हमको भैया अध्यक्ष किसको बनाना है, संविधान सभा का अध्यक्ष किसको बनाना है। तो 9 दिसंबर 1946 को हमने संविधान सभा का चुनाव किया। फिर हमने एक व्यक्ति को चुना जिसका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। कारण ये भी है कि एक तो राजेंद्र प्रसाद जी थे, वास्तव में तेज थे, डिजर्व करते थे ऑब्वियसली, ठीक है, वास्तव में तेज थे। और दूसरा ये कि बहुत अच्छे वक्ता थे। तीसरा ये है कि बहुत डाउन टू अर्थ थे, जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। और इन्होंने सबसे पहले ही जिस दिन सच्चिदानंद सिन्हा जी वहां पे बनते हैं, कौन, सच्चिदानंद सिन्हा जी अध्यक्ष बनते हैं 9 दिसंबर को, पहली बैठक के दिन, उसी दिन जब सच्चिदानंद सिन्हा ने इकबाल की शायरी के साथ अपना संबोधन प्रारंभ किया, सब पूरा जो सदन है, और जब शायरी के साथ उन्होंने संबोधन किया तो उन्होंने कहा कि ये जो हमारा जो देश है इसकी हस्ती कभी मिटती नहीं है, जो वो लाइन है, ठीक है। तो ये सब चीजें बोली तो पूरा सदन जो है तालियों से गूंज रहा था। लेकिन राजेंद्र प्रसाद ने थोड़ी देर ताली बजाई और तुरंत जो है प्रश्न उठा दिया। उन्होंने कहा कि भारत देश को आजाद करने में ऐसा कोई भी पक्ष नहीं है जिसने अपने हित की लड़ाई नहीं लड़ी होगी, ठीक है, जिसने भारत के हित की लड़ाई नहीं लड़ी होगी, जिसने त्याग नहीं किया होगा, कोई भी तबका मान के चलिए आप, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें सबकी भावनाओं का ध्यान रखना है। ये भावनाएं बहुत प्रकार की भावनाएं होती है, धार्मिक है, धार्मिक आस्था होती है आपकी, ठीक है, उस भावना का भी आपको ध्यान रखना है। सामाजिक भावना है, उस भावना को भी ध्यान रखना है। देश को आजाद करने के लिए जो आपने कुर्बानी की है उसका भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारी जो चीजें हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं हमारे पास। उन्होंने उसी समय बता दिया था, चेता दिया था कि बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं हमारे पास। चैलेंज तो आप जानते ही है कि मुस्लिम लीग जो है चुन के तो आते हैं, 73 मेंबर चुन करके तो आते हैं, लेकिन भाग नहीं लिया, आया एक भी सदस्य नहीं आया है। नोट करके लिखिए, मुस्लिम लीग का एक भी सदस्य संविधान निर्माण जो सभा बन रही थी, जो सभाएं होती थी, उसमें भाग नहीं लिया उन्होंने, ठीक है। अब क्या है कि जब राजेंद्र प्रसाद ने कहा तो यहीं से इनके वक्तव्य को थोड़ा सा और ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगा, महत्व मिलने लगा। और फिर क्या कर दिया, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बना दिया गया, संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष, ठीक है। अब ये अस्थाई वाला जो मार्का है वो हटा दिया, अब परमानेंट अध्यक्ष बन जाते हैं, ठीक। अब देखिए दूसरा एक महत्वपूर्ण डाटा देखेंगे आप, इसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को व्यक्ति है हमारे JL नेहरू, ठीक है, JL नेहरू साहब। और JL नेहरू ने क्या कर दिया कि संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देशिका आप कह सकते हैं, उद्देशिका या उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको हम प्रिम्बर भी कहते हैं, जो आपने देखा होगा, एनसीईआरटी आपने पढ़ी होगी, तो पहला ही पृष्ठ, कोई सी पुस्तक पढ़ेंगे तो पहला ही पृष्ठ जो होता है उसको पलटेंगे तो उसमें आपको क्या दिखती है, उसमें दिखती है भारतीय संविधान की उद्देशिका या भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ठीक है। तो उस उद्देशिका की, उस प्रस्तावना की हम बात कर रहे हैं। तो महज 2 दिन बाद ही, अध्यक्ष के चुनाव होने के 2 दिन बाद भी, 9, 11, 13, ठीक है, याद रखेंगे, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव रख दिया, ठीक। जैसे इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव रखा, ये फेल हो गया, ठीक है, ये पास नहीं हुआ, क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है, फेल हो गया। क्यों फेल हो गया, सबसे बड़ा कारण है क्यों फेल हो गया। फेल इसलिए हो गया क्योंकि आप उद्देशिका में एक शब्द देखेंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न,
सॉवरन, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, इंग्लिश में कहें तो सॉवरन। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है कि हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में। हम अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, ये होता है सॉवरन का मतलब, ये होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब पूरा प्रभुत्व हमारे पास स्वयं के पास है, ठीक है। तिथि देखिए 1946, हम तो अंग्रेजों के गुलाम हैं, हम कैसे ये शब्द लिख सकते हैं उनकी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, इसीलिए 13 दिसंबर को इसको रिजेक्ट कर दिया गया और इसको नहीं एक्सेप्ट किया गया। परंतु उसके कुछ ही समय बाद आप जो है 22 दिसंबर 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया, ठीक है। अब आप कहेंगे गुरुजी आजाद तो हम इस समय भी नहीं हुए थे, ठीक है, क्योंकि हम तो अगस्त 1947 में आजाद होते हैं और ये बात कब की है, 22 जनवरी की है, ठीक। तो 22 जनवरी की इसलिए है क्योंकि इस समय तक लॉर्ड माउंटबेटन भारत आ चुके थे और उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी बता दी थी। और दूसरी बात है, अभी तक जो है भारतीयों ने क्या कह दिया था कि अब हमको क्या करना है, स्वतंत्र भारत चाहिए। अब जिस प्रकार से जिन्ना ने जिद पाली थी कि हमें क्या चाहिए, पृथक पाकिस्तान चाहिए, उस प्रकार से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी जिद पाल दी कि हमें अब स्वतंत्र भारत चाहिए। और उन्होंने भारत में भी भारतीय जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना में भी ये चीजें लिख दी, ठीक। अब समस्या, एक और समस्या हमारे पास है, ये सब चीजें हो रही है, ठीक है, ये सब चीजें हो रही है, एक और हमारे पास बहुत बड़ी समस्या है मुस्लिम लीग की। मुस्लिम लीग के जो सदस्य है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का बहुमत है, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का बहुमत है। हमने कहा आपको कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो है 208 सदस्य है, जबकि मुस्लिम लीग के केवल 73 सदस्य है, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये कह दिया कि कोई भी निर्णय जो भी पारित होगा, कोई भी निर्णय वो एक मत से होगा या सर्वसम्मति से होगा, ठीक है। एक ही बात है, एक मत कहो या फिर सर्वसम्मति कहो, ठीक। बहुमत से भी नहीं होगा, मतलब मेजॉरिटी भी नहीं मानी जाएगी। जब सब लोग मानेंगे, सब लोग एग्री होंगे, तभी हम उस बात को कॉन्स्टिट्यूशन में लिखेंगे, ये बताया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। लेकिन मुस्लिम लीग को उन पे भ्रम था, उन पे शक था कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू भी एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि कोई भी निर्णय होगा वो बहुमत के आधार पर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान निर्मात्री सभा में निर्णय कैसे लिए जाते थे, तो आप लिख सकते हैं, या तो आप लिख सकते हैं एक मत के द्वारा, एक मत मतलब सभी लोगों का एक ही राय हो, या फिर सर्वसम्मति, तो सर्वसम्मति भी यही है, सभी लोगों की सहमति होनी चाहिए, ठीक है, तो उससे लिए जाते थे। अब देखिए, दो राष्ट्र बन रहे हैं हमारे पास, भारत और पाकिस्तान, दोनों ने अपने अपने राज्य की लड़ाई लड़ी है, दोनों के लिए एक संविधान सभा का गठन करने की बात की है अंग्रेजों ने, लेकिन ये लोग आ ही नहीं रहे हैं, ये भी हमारे पास समस्या है। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फिर भी ये कहा कि भैया संविधान बनाने का कार्य शुरू करो, हम आजाद नहीं हुए हैं, पाकिस्तान अलग नहीं हुआ है, अखंड भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य भी है, मुस्लिम के सदस्य भी है, मुस्लिम के सदस्य भी चुने गए हैं 73 सदस्य, लेकिन मुस्लिम के सदस्य नहीं आते हैं तो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यों ने कहा कि संविधान बनाने का जो कार्यक्रम है उसको जारी रखा जाए और संविधान को बनाया जाए, ठीक है। ये सोच करके, ये आशा करके कि भैया जैसे कहते हैं ना, सुबह का भूला हुआ शाम को घर लौट जाता है, ठीक है। तो आज इंडियन नेशनल कांग्रेस मना कर रहा है, हो सकता है कल परसों, कुछ समय बाद, कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद ये भी जो है, जो मुस्लिम लीग है, ये भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का साथ दे, ये भी संविधान निर्माण में आ जाए, ठीक है। इस आशा से इन्होंने कार्य किया, ठीक। अब क्या हुआ कि जून 1947, आप जानते हैं जून 1947 में क्या होता है, 3 जून 1947, ठीक है, 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने कह दिया कि भारत जो है, भारत का विभाजन भी होगा और भारत स्वतंत्र भी होगा, भारत का विभाजन भी होगा, भारत स्वतंत्र भी होगा। और आपको पता है फिर 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत,
पाकिस्तान गंदा लिख लेंगे चल जाएगा, ठीक है। भारत ये आजाद हो जाते हैं, नए दो मुल्क बन जाते हैं। तो अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, अब तो हमने सोचा ही नहीं। जब हम इंडियन नेशनल कांग्रेस उतना कहने पर भी, उतना मनाने पर भी मुस्लिम सदस्य संविधान निर्माण में नहीं आते हैं, ठीक है। तो अब तो इस घटना के बाद तो 15 अगस्त 1947 के बाद तो मतलब ही नहीं था उनके आने का। तो इसके बाद भी संविधान सभा का जो कार्य किया वो किसने किया, फिर स्वयं किसने किया, आप कह सकते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किया या भारतीय लोगों ने किया, ठीक है। अब देखिए अब हुआ क्या, भारत का विभाजन हो गया, ठीक है। कुछ भारत का हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, पश्चिमी पाकिस्तान में चला गया, जिसे आज आप पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। कुछ भारत का हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, जिसको आप बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, वो भी भारत का ही हिस्सा था, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जितने भी सदस्य चुने गए थे, 389 जो मेंबर चुने गए थे, इन 389 में से बहुत सारे मेंबर अब ऐसे हो गए कि जो पाकिस्तान के हिस्से में चले गए, ठीक है। अब इसका इन्होंने क्या कर दिया, फिर से इन्होंने चुनाव करवाने शुरू कर दिए, या हम ये कहें कि पुनर्गठन, संविधान सभा का, अगर हम एक सही शब्द यूज करें कि संविधान सभा का पुनर्गठन करना शुरू कर दिया, ठीक है। पुनर्गठन में अब 73 जो मेंबर थे मुस्लिम के, वो तो फिर हटी गए मुस्लिम लीग के। अब क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा नाम आप देखेंगे, बहुत बड़ा नाम है अंबेडकर साहब, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जिस सीट से लड़े थे वो सीट कहां पर थी, वो सीट थी बांग्लादेश में, और उस सीट का नाम अगर आपको पता हो तो उस सीट का नाम था जयसुर कुलना, यस, जयसुर कुलना, जयसुर कुलना, ठीक है। जयसुर कुलना है, और ये सीट कहां चली गई, ये सीट चली गई पूर्वी पाकिस्तान में, आज के बांग्लादेश में, ठीक है। अब उस सीट से आने वाला व्यक्ति तो इंटरनेशनल उसमें संविधान निर्मात्री सभा में बैठेगा नहीं, तो संविधान निर्मात्री सभा ने क्या किया कि भैया छोड़ दो। तब एक व्यक्ति थे जिनका नाम है बी एन राव, आप जानते हैं बहुत बड़ा नाम है बी एन राव, ठीक है। तो बी एन राव ने कहा कि अंबेडकर को रखना सबसे ज्यादा आवश्यक है, अंबेडकर को रखना सबसे ज्यादा आवश्यक है। गांधी जी भी पहले कह चुके थे कि भैया भारत में अगर कानून की सबसे ज्यादा किसी के पास नॉलेज है, अगर कानून की सबसे ज्यादा किसी के पास नॉलेज है तो वो व्यक्ति है भीमराव अंबेडकर, और अंबेडकर को आवश्यक रूप से रखा जाए, ठीक है। उन्होंने तो तब कहा था जब संविधान निर्मात्री सभा बन रही थी 46 में, लेकिन इस समय जब उनकी सीट जयसुर कुलना वाला जो एरिया है ये पाकिस्तान में चला गया, तो इसके बाद उनको फिर से निष्कासित या बर्खास्त हो ही गया था, बर्खास्त हो ही गए थे। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद फिर एम एन राय ने कहा कि नहीं भैया इनको रखना चाहिए। जब रखना चाहिए तब क्या करें, तब प्रधानमंत्री जे.एन. नेहरू, जो कि अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री थे, जे.एन. नेहरू ने बॉम्बे के जो नेता है जिनका नाम था बीजी खैर, ठीक है, बॉम्बे के जो नेता है, या कहें कि बॉम्बे जो प्रांत है उसके भी प्रधानमंत्री थे बीजी खैर को पत्र लिखा कि एक सीट की व्यवस्था कीजिए अंबेडकर के लिए, क्योंकि अंबेडकर भी महाराष्ट्र से थे, ठीक है। तब इन्होंने क्या किया, बीजी खैर ने एम आर जयकर, एक नाम सुना होगा आपने, एम आर जयकर को कहा कि आप जो है त्याग पत्र दे दीजिए। एम आर जयकर ने अपनी सीट से त्याग पत्र दिया, फिर उपचुनाव कराया गया, और उपचुनाव के बाद जो है एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम फिर अंबेडकर होता है। अंबेडकर जो कि कहां से थे, पाकिस्तान से आ रहे थे, पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान से आ रहे थे, अब वो कहां से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं, ठीक है, मुंबई से आ रहे हैं। तो अगर आपके पास प्रश्न पूछा जाता है, औरों का किसी का भी नहीं आता है, सबसे संविधान निर्माण में सबसे बड़ा नाम हमारे पास अंबेडकर साहब का है, तो अंबेडकर के बारे में प्रश्न आता है कि वो किस सीट से लड़े गए थे। तो अगर लिखा होगा कि प्रारंभ में किस सीट से लड़े गए थे, तो आप लिख सकते हैं जयसुर कुलना, बांग्लादेश। अगर आपसे पूछा जाए कि वो किस सीट से लड़े गए थे अंतिम रूप से, तो वो लड़े गए थे बॉम्बे सीट से, ठीक है, वो लड़े गए थे बॉम्बे की सीट से। क्लियर? तो इस तरह से क्या किया हमने, 31 अक्टूबर 1947 को, जब मुस्लिम लीग वाले पाकिस्तान चले गए और इंडियन नेशनल कांग्रेस वाले भारत में हैं, तो 31 अक्टूबर 1947 को हमने संविधान सभा का पुनर्गठन किया, और फिर पुनर्गठन के बाद हमने देखा कि हमारे पास टोटल कितने मेंबर हो रहे हैं, 299।
तो 299 जो लोग हैं, 299 लोग फिर किस में चले गए, अपने संविधान सभा के सदस्यों की संख्या हो गई। अगर आपसे पूछा जाए कि आजादी के बाद जब हमारा पुनर्गठन, संविधान सभा का पुनर्गठन होता है, ठीक है, या आजादी में नाम ही लिखें, अगर वो इतना ही कह देते हैं कि संविधान सभा के पुनर्गठन में संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, तो आप लिख सकते हैं 299। क्या लिख सकते हैं, 299, ठीक है। और इन 299 में जो हमने महिलाओं की हम बात कर रहे थे, एक प्रश्न ये भी आता है कि एकमात्र मुस्लिम महिला थी, ठीक है, एकमात्र मुस्लिम महिला थी इंडियन संविधान निर्माता सभा में, और उनका नाम है बेगम अयाज खान, बेगम अयाज रसूल, यस, बेगम अयाज रसूल। तो ये नाम है इनका, बेगम अयाज रसूल, ठीक है। तो एकमात्र मुस्लिम महिला है जो कि इंडियन भारतीय संविधान निर्माता सभा की सदस्य रही है, बाकी हम उससे पहले बात कर चुके हैं। तो 31 अक्टूबर 1947 को पुनर्गठन होता है, और पुनर्गठन के बाद जो है कितनी सीटें रह जाती है, टोटल 299 सीटें रह जाती है। यहां तक कोई सवाल, समस्या, दिक्कत, परेशानी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक। अब देखिए, अब संविधान जब हमारा बन रहा था तो संविधान बनाने के लिए बहुत सारी सभाएं या समितियां बनाई गई, ठीक है, समितियां बनाई गई, ठीक है। जब हमने समितियां बनाई तो इन समितियों में हमने क्या किया, एक जो प्रमुख समिति जिसको हम कहते हैं वो है हमारी प्रारूप समिति, ठीक है। इस प्रारूप समिति को बहुत सारे नाम से जाना जाता है, इंग्लिश में इसको ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं, इसको मसविदा समिति भी कहते हैं, और इसको पांडुलेखन समिति भी कहते हैं। पांडुलेखन समिति, मसविदा समिति, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी आदि बहुत सारे नामों से इसको जाना जाता है, ठीक है। तो इस समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए उनको बनाया गया कौन, B.R. अम्बेडकर, ठीक है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ठीक है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को इसका अध्यक्ष बनाया गया। सबसे महत्वपूर्ण कमेटी है, और इस समिति ने पूरे संविधान को लिखने का काम किया है, पूरे संविधान को सजाने का काम किया है, इससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कमेटी हो जाती है। और जब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कमेटी हो जाती है तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना कि ये समिति कब बनी थी, और इस समिति में कुल कितने जो है वो सदस्य थे। तो इस समिति में कुल सदस्य कितने हो जाते हैं, हमारे पास 3 सदस्य होते हैं, ठीक है, सॉरी कुल सदस्य होते हैं 7, ठीक है, 7 सदस्य होते हैं। और इन 7 सदस्यों को आप कैसे याद करेंगे, अम्बेडकर अपने मित्र मुंशी कृष्णा के साथ खेत पर गए, ठीक है जी, इस तरह से लिखेंगे आप इसको, अंबेडकर अपने मित्र मुंशी कृष्णा के साथ खेत पर गए, ठीक है। अंबेडकर तो आपको पता ही है कौन है, भीमराव अंबेडकर है। अपने से आप याद रखेंगे, और इसका जो पहला शब्द है और, इसमें आप याद रखेंगे तो ये थे एक अयंगर, इनका नाम है N.G. अयंगर, ठीक है। मित्र से आप रखेंगे याद, मित्र कौन है आपका, BL मित्र, ठीक है। मुंशी कौन है, K.M. मुंशी। कृष्णा कौन है, टी.टी. कृष्णाचार्य नहीं, कृष्णा स्वामी अय्यर,
कृष्णा स्वामी अयंगर होता है। ठीक है, साथ से याद रखेंगे, सा से मोहम्मद सादुल्लाह, और खेत से याद रखेंगे खेतान, इनका पूरा नाम है डीपी खेतान। ठीक है, तो ये मेंबर थे किसके, ये मेंबर है आपके प्रारूप समिति के। ठीक, प्रारूप समिति के पहले मेंबर है आपके भीमराव अंबेडकर, दूसरे आपके एमजी अयंगर, तीसरे आपके बीएल मित्र, चौथे आपके केएन मुंशी, पांचवें है आपके कृष्णा स्वामी अयंगर, छठे आपके मोहम्मद सादुल्लाह और साथ में आपके डीपी खेतान। ठीक है, तो ये 7 जो लोग हैं, इन 7 लोगों को आप कैसे याद रखेंगे, अंबेडकर अपने मित्र मुंशी कृष्णा के साथ खेत पर गए। ठीक है, अब देखिए कुछ समय बाद क्या होता है कि 2 लोगों ने त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, 2 लोगों ने त्याग पत्र दे दिया, तो इनके स्थान पर नए मेंबर चुने गए। तो जो बीएल मित्र है, इन्होंने त्याग पत्र दे दिया, और इनके समय पे आए वी माधवाचार्य, इनके स्थान पर माधवाचार्य जी आ गए। ठीक है, डीपी खेतान ने भी त्याग पत्र दे दिया, तो इनके स्थान पर आ गए टी कृष्णाचार्य। ठीक है, कृष्णाचार्य है। ठीक है, तो ये 2 मेंबर नए आते हैं, और प्रारंभ में मेंबर कितने हैं, 7 मेंबर है। ठीक, ये किसके स्थान पर आते हैं, माधवाचार्य आते हैं, वी माधवाचार्य आते हैं बीएल मित्र के स्थान पर, और टी कृष्णाचार्य आते हैं डीपी खेतान के स्थान पर। मूल रूप से अगर हम देखा जाए तो 7 लोग थे, अंबेडकर, एमजी अयंगर, बीएल मित्र, केएम मुंशी, कृष्ण स्वामी अयंगर, मोहम्मद सादुल्लाह और डीपी खेतान। ठीक है, याद करने का मैंने आपको तरीका बता दिया है। अंबेडकर अपने मित्र मुंशी कृष्णा के साथ खेत पर गए, इस तरह से भी आप इनको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, संविधान निर्मात्री जो सभा है उनको बनाने, प्रारूप जो समिति है वो प्रारूप समिति में इस तरह से उनको हमने फ्रेम कर दिया। इसके अलावा हमारे पास और बहुत सारी समितियां बनती है, जैसे हमारे पास बनती है मौलिक अधिकार कि लोगों को क्या क्या अधिकार देंगे हम, मौलिक अधिकार समिति। ठीक है, और मौलिक अधिकार समिति है, इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं, आप जानते हैं बहुत अच्छे से, सरदार पटेल। ठीक है, सरदार पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट हमारे पास कमेटी बनती है वो है अल्पसंख्यक कमेटी। ठीक है, समिति, इसके भी यार कौन, सरदार पटेल जी है। ठीक, तीसरी जो महत्वपूर्ण कमेटी हमारे पास बनती है वो है कार्य संचालन समिति। और इस कार्य संचालन समिति के जो अध्यक्ष बनते हैं वो बनते हैं के एम मुंशी। ठीक, चौथी जो इंपॉर्टेंट समिति हमारे पास बनती है वो बनती है झंडा समिति। इसके है हमारे झंडा समिति के कौन, आप उनका नाम देखते हैं जे बी कृपलानी। ठीक, इसके बाद जो हमारे पास एक और महत्वपूर्ण जो समिति बनती है, जैसे आप प्रांतीय समिति आप कह सकते हैं। ठीक है, प्रांतीय समिति बनती है, और सलाहकार समिति बनती है। सलाहकार समिति में बीएन राव होते हैं। ठीक है, सलाहकार समिति ठीक, इनके कौन बनते हैं, बीएन राव। ठीक है, बीएन राव जो है इसके अध्यक्ष बनते हैं। ठीक, तो इसमें हमारी बहुत सारी समितियां बनती है, इन समितियों की लिस्ट आपको मिल जाएगी, इन चीजों को भी आप जो है याद करके रखेगा।
और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो आप याद करेंगे वो करेंगे प्रारूप समिति को। ठीक है, प्रारूप समिति जो किसके अध्यक्षता में बनती है, भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में बनती है। कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। ठीक, इसके अलावा ये जो मेंबर है, ये जो कमिटियां हैं, इन कमेटी को भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अब संविधान में कुल, जब हमारा संविधान बन रहा था तो इसमें कुल जो है हमारे पास 12 बैठकें होती है। ठीक है, कुल हमारे पास कितनी होती है, 12 बैठकें होती हैं। ठीक, बैठकें कुल कितनी होती है, 12 होती है। इनमें से कई जगह आपको 11 भी दिखाई देगा, तो ये 11+1 हम लिख सकते हैं। इसको 11+1 हम इसलिए लिख रहे हैं कि 11 जो ये बैठकें हैं, ये तो बनी थी, ये तो हुई थी संविधान बनाने के लिए, और एक जो बैठक होती है ये बनती है जो हमारे राजेंद्र प्रसाद साहब है, राजेंद्र प्रसाद साहब को राष्ट्रपति चुनने के लिए। ठीक है, कि इनको राष्ट्रपति बना दीजिए, एक बैठक इसके लिए होती है। तो कितनी बैठकें होती है, टोटल 12 बैठकें होती है। ठीक, और इन 12 बैठकों में टोटल जो आप बोल सकते हैं कि समय जो लगता है, समय लगता है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ठीक है, इतने समय में हमारा संविधान बन करके तैयार होता है। इस समय में हमने 3 वाचन किए। ठीक है, 3 वाचन किए, 3 बार जो है हमने वाचन किए थे, या आप कह सकते हैं 3 सेशन। ठीक है, 3 सेशन हमने बनाए थे। तो पहला जो हमने सेशन बनाया था, ठीक है, इधर भी इसको पूछा नहीं जाएगा, बहुत अंदर की बातें बता रहा हूं। ठीक, तो पहला जो हमने सेशन बनाया था वो सेशन हमने नवंबर में बना दिया था, यानी कि 4 नवंबर 1948 को, 4 नवंबर 1948 को। और ये जो सेशन था ये केवल 15 दिन तक था, यानी कि आप कह सकते 5 दिन तक था, कि ये हो सकता है, फिर 5 जोड़ दीजिए आप, 4 और 5 9 नवंबर 1948 ये पहला वाचन चलता है आपका। दूसरा वाचन जो चलता है संविधान का, ये 19 नवंबर से चलता है। ठीक है, महज 10 दिन बाद 19 नवंबर 1948 से स्टार्ट होता है और बहुत लंबा चलता है, 17 अक्टूबर 1949 तक चलता है। ठीक है, लगभग 1 साल, या पूरा मान के चलिए। ठीक, पूरा 1 साल तक ही चलता है दूसरा सेशन। और तीसरा जो चलता है, तीसरा जो वाचन चलता है वो चलता है आपका 14 नवंबर 1949 से। ठीक है, कब तक, 26 नवंबर 1949 तक। ठीक है, 26 नवंबर 1949 तक। तो ये जो 26 नवंबर की जो तिथि है, 26 नवंबर की तिथि है, इस तिथि को आप जानते हैं ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तिथि है हमारे पास। इसलिए महत्वपूर्ण तिथि है क्योंकि हमने फिर इसी तिथि को संविधान निर्मात्री सभा ने अपने संविधान में सिग्नेचर कर लिए, अपने संविधान में हस्ताक्षर कर लिए। ठीक है, और इस दिन को 26 नवंबर का जो दिन है, इस दिन को हम विधि दिवस के रूप में भी मनाते हैं, विधि दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में भी इस दिन को हम मनाते हैं। क्यों? क्योंकि इस दिन हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ और इस दिन सभी लोगों ने हस्ताक्षर किए। ठीक, कंफर्म करने के लिए आप क्या करेंगे, उद्देशिका पढ़ेंगे। आपने, मैंने कहा आपको कोई भी आप एनसीईआरटी की पुस्तक उठाइए 6 से 12, ठीक है, किसी भी विषय की, उसके प्रथम पृष्ठ को पलटिए, उसमें आपको सबसे पहले संविधान की उद्देशिका दिखाई देगी। उसमें नीचे लिखा होगा आज तिथि 26 नवंबर 1949 मिति मार्च, ठीक है, शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी संवत। ठीक है, ये सब सारी बातें उस पर लिखी होगी। तो 26 नवंबर को हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ, इसको हमने विधि दिवस भी कहते हैं। और इसी दिन संविधान में सभी लोगों ने सिग्नेचर कर दिए और संविधान बन गया। ठीक है, जब ये संविधान बन गया, सिग्नेचर कर दिए, तो इस दिन हमने क्या किया, इस दिन हमने कुछ आर्टिकल हमने इसी दिन लागू कर दिए। हम यूं कहें कि हमने इसमें 15 जो अनुच्छेद थे, 15 अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद है, उन अनुच्छेदों को हमने क्या कर दिया, इसमें अप्लाई कर दिया। लेकिन अगर आपके पास ये आए कि हमने कितने अनुच्छेद अप्लाई किए थे, तो हम लिखेंगे 15। लेकिन अगर आपके पास ये प्रश्न में आए कि 1946 में, सॉरी
1949 में 26 नवंबर 1949 में जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन हमने कितने जो अनुच्छेद है वो उसको दिए थे, प्रभाव होने को दिए थे। तो उस दिन जो है टोटल 16 अनुच्छेद हमने दिए थे। ठीक है, 16 अनुच्छेदों में से, ये 15 में इसलिए बता रहा हूं, 16 अनुच्छेदों में से प्रत्येक अनुच्छेद कौन कौन सा अनुच्छेद जो है वो लागू होगा, ये पूरे जो है हमने 15 अनुच्छेद लिख दिए। और ये बात जिसमें लिखी है वो है आर्टिकल 394। आर्टिकल 394 में लिखा गया है कि हम 15 अनुच्छेद लागू करेंगे। तो भैया आर्टिकल 394 भी तो है, ये 16वां आर्टिकल है आपका। ठीक है, तो ये आर्टिकल 394 क्या है, 16वां आर्टिकल है। 15 आर्टिकल जो है उसी दिन लागू हो गए थे। ये 15 आर्टिकल कौन कौन से होते हैं आपके, ये है आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9। यहां तक तो आप इसको कंटिन्यू लेकर के चलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें है आपकी नागरिकता। ठीक है, इसमें है आपकी नागरिकता। और कंटिन्यूटी में आपको बता दूं, इसके बाद जो कंटिन्यूटी है सीधी आपकी वो है 391, 392, 393 और 394। इसमें आपको कंटिन्यूटी दिखाई देगी। ठीक है, और इससे पहले अगर हम कंटिन्यूटी देखें तो 366 और 367 में दिखाई देती है। ठीक है, इसके बाद हमको कंटिन्यूटी एक जगह और दिखाई देती है 79 और 80 में। ठीक है, 379 और 80 में 379 और 380। ठीक है, यहां पर भी हमको कंटिन्यूटी दिखाई देती है। फिर थोड़ा सा गैप हो जाता है, यहां पर 388, 388 भी लागू हो जाता है। ठीक, और इससे पहले हमारे पास 2 आर्टिकल और लागू होते हैं, जो कि कौन सा है हमारा 60 और 324। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, यहां तक बात लिखी गई है। और ये जो 94 वाला है यानी कि 16, इसमें ये लिखा गया है कि उपरोक्त जो है आर्टिकल है ये लागू होंगे। ठीक है, तो ये आर्टिकल आपके उस दिन लागू होते हैं। किस दिन? 26 नवंबर 1949 को। और इस तिथि को हम क्या मानते हैं? इस तिथि को मानते हैं विधि दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि जब हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ, हमने सिग्नेचर भी कर दिए, 15-16 आर्टिकल लागू भी कर दिए, तो बाकी आर्टिकल हमने क्यों लागू नहीं किए? इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसमें क्या समस्या आ रही है? ठीक है, तो इसमें समस्या ये है माय डियर कि हमने कुछ नहीं सोचा, हमने ये सोचा कि हमने बहुत पहले एक सपना देखा था। कब देखा था? 26 जनवरी 1930 को। ठीक है, लाहौर अधिवेशन होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस समय स्वतंत्रता का झंडा फहराया था। उन्होंने कहा कि हम जो है स्वतंत्रता लेकर के रहेंगे 26 जनवरी 1930 को। तो हमने ये कहा कि भैया उस तिथि को, उस शहादत को, बहुत सारे लोगों के जो सपने थे, बहुत सारे ऐसे मेंबर थे जिन्होंने इस समय सपना देखा था कि हम जो है आजाद होंगे, भारत आजाद होंगे, लेकिन 1947 तक आते आते उनकी मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, तो उन सभी चीजों को, उनके संघर्षों को याद रखने के लिए और इस तिथि को ऐतिहासिक बनाने के लिए हमने क्या किया? बाकी के अनुच्छेदों को हमने इस समय लागू कर दिया। ठीक है, इसलिए हम रुके थे, बाकी और कोई रीजन नहीं था रुकने का। तो इसलिए हम रुके थे, इसलिए हमने क्या किया? 26 नवंबर के स्थान पर 26 जनवरी 2 महीने का वेट किया और 26 जनवरी को हमने क्या कर दिया? भारत का जो संविधान है उसको प्रभावी कर दिया और उसे लागू कर दिया। ठीक है, यहां तक कोई सवाल, समस्या, दिक्कत, परेशानी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, अब देखिए, अब हमने, हमारा जो संविधान है वो बनकर के तैयार हो गया और लागू हो गया। लागू कब होता है? 26 जनवरी। ठीक है, यही तिथि लिखी थी। और 1950, 26 जनवरी 1950 को हमारी जो संविधान है वो बनकर के तैयार हो गया और
तैयार तो 26 नवंबर 1949 को हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमने इसको पूर्ण रूप से लागू कर दिया, प्रभावी कर दिया, और तब से लेकर के आज तक भारत में वही संविधान चल रहा है, लेकिन उसमें समय समय पर चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, उन चेंजेस को हम जो है आगे पढ़ाएंगे ना, जब हम आर्टिकल 368 पढ़ाएंगे, यानी कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन होता किस प्रकार से है, जब हम उसमें आएंगे तो हम उन चीजों को भी देखेंगे। ठीक है, 2-3 चीजें मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ, पूछी जाती है कि जो भीमराव अंबेडकर है, ठीक है, जो आपके भीमराव अंबेडकर साहब है, ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक, एक तो इन्होंने कानून की पढ़ाई की थी बहुत अच्छे से तरीके से, और कहां से की थी, इंग्लैंड से, आप जानते हैं। ठीक है, इन्होंने 2-3 किताबें लिखी थी, एक लिखी है इन्होंने हिंदू धर्म की पहेलियां, हिंदू धर्म की पहेलियां, ठीक है, पहली किताब। और एक इन्होंने और किताब लिखी है, जो लिखी है इन्होंने थॉट ऑन द पाकिस्तान, थॉट ऑन द पाकिस्तान, ये 2 किताब इन्होंने लिखी है। हिंदू धर्म की पहेली, आप जानते हैं कि भीमराव अंबेडकर का जो जन्म है वो भले ही हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन हिंदू धर्म की ये पहेलियां इनसे सुलझी नहीं। दुनिया भर के जो जातिवाद आदि जैसी परंपराएं चीजें आपने देखी है, इसलिए इन्होंने अपना धर्म जो है अंतिम समय में चेंज कर लिया था और ये बौद्धिस्ट हो गए थे। ठीक है, तो हिंदू धर्म की पहेलियां इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, और क्या लिखी थी, दूसरी थॉट ऑन द पाकिस्तान। ठीक, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और इसमें हम देखते हैं, वापस आते हैं, एक बार फट से क्विक रिवीजन करते हैं कि हमने आज क्या क्या देखा। ठीक, पहला जो हमारा पेज था, पहले पेज में हमने सिर्फ और सिर्फ इतनी बात की है कि भारतीय संविधान का हम एक जो है नोट्स तैयार कर रहे हैं, एक विषय तैयार कर रहे हैं। ठीक है, उसमें जो पहला हमारा टॉपिक होगा वो भारतीय संविधान और संविधानवाद है, आप YouTube चैनल पर देख सकते हैं। ठीक, और दूसरा जो टॉपिक है वो संविधान सभा का गठन है, और तीसरा जो टॉपिक है वो है संविधान निर्मात्री सभा। ठीक है, फिर हमने यहाँ से संविधान निर्मात्री सभा को पढ़ना शुरू किया है, और उसमें हमने क्या देखा कि इसकी पहली जो मीटिंग होती है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है। ठीक, इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को हमने क्या बनाया, अध्यक्ष बनाया, जो कि कैसे थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। इसके महज 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। इसके महज 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को जे.आर. नेहरू ने भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया कि भैया भारतीय जो संविधान होगा वो कैसा होगा, उसमें क्या क्या चीजें हम उसमें रखेंगे। चैलेंजिंग था हमारे लिए, बहुत चैलेंजिंग था। चैलेंजिंग इसलिए था खास करके मुस्लिम लीग जो थी उनके लेकर के। ठीक है, आजाद भी हो जाएगा भारत तो भी क्या सारे के सारे मुसलमान यहाँ से चले जाएंगे, नहीं। ठीक है, उन लोगों को भी यहाँ पर रखना ही है, लेकिन उनके बहुत सारे लोगों ने खंडित पाकिस्तान की जिद पाली थी, और पाकिस्तान का एक अच्छा, भारत का एक अच्छा खासा हिस्सा भी लेकर के गए पाकिस्तान के रूप में। ठीक है, तो क्या उन लोगों के साथ, यानी कि जो यहाँ पर मुस्लिम लोग हैं, उनके साथ कैसा बर्ताव किया जाना चाहिए, बहुत सारे प्रश्न थे, बहुत सारे सवाल थे। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न हमारे पास आ रहे थे कि एकदम कट्टर जो है यहाँ पर शासन होना चाहिए। ठीक है, और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि नहीं, यहाँ पर बहुत सारी विविधताएं हैं यहाँ पर। ठीक है, बहुत सारी सांस्कृतिक विविधताएं हैं, जातिगत विविधताएं हैं, धार्मिक विविधताएं हैं, तो हमको बहुत ज्यादा पोलाइट बनाना चाहिए। ठीक, 22 दिसंबर को, ठीक है, सॉरी 22 जनवरी है ये, 22 जनवरी को हमने क्या कर दिया, इस उद्देश्य का प्रस्ताव पर हमने सिग्नेचर कर दिया, इसको हमने फाइनल कर दिया कि हाँ भैया 22 जनवरी से हम इस उद्देशिका को हम एक्सेप्ट करते हैं। ठीक, 3 जून को माउंटबेटन ने ये कह दिया था क्या, कि भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी। ठीक है, 14 अगस्त को पाकिस्तान अस्तित्व में आता है, और 15 अगस्त को भारत अस्तित्व में आता है। ठीक है, भारत अस्तित्व में आता है। फिर हमने एक बात आपको कही थी कि 31 अक्टूबर 1947 को हमने क्या किया, संविधान सभा का पुनर्गठन किया, क्योंकि पाकिस्तान में चले गए बहुत सारे मेंबर और बहुत सारे क्षेत्र। ठीक है, पाकिस्तान में चला गया, तो 13 अक्टूबर 1947 को जब हमने पुनर्गठन किया, तो पुनर्गठन में हमने देखा कि हमने, हमारे पास टोटल मेंबर की संख्या कितनी है, 299। एक हमने महिला का नाम लिखा है बेगम फयाज रसूल, ये एकमात्र मुस्लिम महिला है जो कि संविधान निर्मात्री सभा में चुनी जाती है। फिर हम बात कर रहे थे कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है तो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसका नाम है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर,
बी आर अम्बेडकर की जो सीट थी वो थी जयसुर कुलना, जयसुर कुलना। और ये सीट कहां पर चली गई, ये सीट चली गई बांग्लादेश के हिस्से में, या फिर हम कहें पूर्वी पाकिस्तान के हिस्से में। ठीक है, उस समय बांग्लादेश नाम नहीं था, पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान के हिस्से में चली गई। जब पूर्वी पाकिस्तान के हिस्से में चली गई तो इनको फिर से रखा जाना चाहिए था। रखे जाने के लिए जो सिफारिश की वो बीएन राव ने की सीधी जेएल नेहरू से। जेएल नेहरू ने क्या करा, जो बीजी खैर है प्रधानमंत्री कहाँ के, बॉम्बे के, उनको कहा कि भैया इनके लिए एक सीट खाली कीजिए, इनको लाना है। फिर जो है एमआर जयकर ने अपनी सीट से त्याग पत्र दे दिया, बॉम्बे की सीट से त्याग पत्र दे दिया, और फिर बॉम्बे की सीट से चुने गए कौन, भीमराव अंबेडकर। प्रश्न आपके पास आ सकता है कि भीमराव अंबेडकर कहां से चुने गए थे, आप जयचुर कुलना ले सकते हैं। भीमराव अंबेडकर अंतिम रूप से कहां से चुने गए थे, तो आप लिख सकते हैं बॉम्बे सीट से चुने गए थे। ठीक है, इसके बाद हमने समितियों की बात की कि हमने समितियां बनाई। तो प्रारूप समिति, जिसको हम अलग अलग नामों से जान सकते हैं, प्रारूप समिति को किस किस नाम से, ड्राफ्टिंग कमेटी, मसविदा समिति, पांडुलेखन समिति, ठीक है, आदि समिति से जानते हैं, नामों से जानते हैं। बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को इसका अध्यक्ष बनाया गया, और इनके साथ ही टोटल इसमें जो मेंबर थे वो 7 थे। ठीक है, 7 मेंबर थे अम्बेडकर को लगा करके। और ये 7 लोग कौन है, इनको याद करेंगे हम। अम्बेडकर अपने मित्र मुंशी कृष्णा के साथ खेत पर गए। एक और अम्बेडकर मतलब अम्बेडकर हो गया, अपने से अ से अयंगर हो गया, मित्र से बी एन मित्र हो गया, मुंशी से के एम मुंशी हो गया, कृष्णा से कृष्णा स्वामी अयंगर हो गया, शाह से मोहम्मद सादुल्ला हो गया, और खेत से डीपी खेतान हो गए। फिर 2 बातें हमने आपको और बताई थी कि ये जो बी एन मित्र है इन्होंने कुछ समय बाद त्याग पत्र दे दिया था। फिर वी माधवाचार्य को इसमें रखा गया, और डीपी खेतान ने भी कुछ समय बाद त्याग पत्र दे दिया था। फिर टीटी कृष्णमाचार्य को इनके स्थान पर रख दिया गया था। क्लियर है। फिर 3 जून 1900, अच्छा ये बात तो हो गई थी, हाँ ठीक है। इसके अलावा हमने कुछ समितियां और बनाई हैं, जैसे मौलिक अधिकार समिति बनाई है सरदार पटेल की अध्यक्षता में, अल्पसंख्यक समिति बनाई है सरदार पटेल की अध्यक्षता में, कार्य संचालन समिति बनाई है के एम मुंशी की अध्यक्षता में, झंडा समिति बनाई है जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में, सलाहकार समिति बनाई है बी एन राव के अध्यक्षता में। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि संविधान सभा में सलाहकार कौन थे, तो बी एन राव सलाहकार थे। ठीक है। इसके अलावा हमने बात की कि इसमें टोटल 12 बैठकें हुई, 11 + 1 आप लिख सकते हैं। 11 जो बैठकें हुई वो संविधान बनाने के लिए होती है, और एक बैठक जो होती है 1950 में वो किसके लिए होती है, वो होती है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाने के लिए। ठीक, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का टोटल समय लगता है अपने संविधान को कंप्लीट करने में, और इसमें पूरे 3 वाचन हुए, 3 सेशन होते हैं। पहला जो वाचन होता है वो 4 नवंबर 1948 से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक, यानी कि 5 दिन तक रहा। दूसरा वाचन बहुत लंबा वाचन चलता है, जो 19 नवंबर 1948 से शुरू होता है और 17 अक्टूबर 1949 में जाकर के खत्म होता है, लगभग पूरा 1 साल। ठीक, तीसरा वाचन और अंतिम वाचन जो होता है वो 14 नवंबर 1949 से शुरू होता है और 26 नवंबर 1949 को खत्म होता है। और इसी दिन फिर हमने क्या कर दिया, अपने सिग्नेचर कर दिए हैं किसमें, संविधान में, और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इस तिथि को विधि दिवस भी कहते हैं। ठीक, और इसी दिन फिर हमने क्या कर दिया, इसी दिन फिर हमने कर दिया कि टोटल जो है 15 या हम कहें कि 16 अनुच्छेद हमने लागू कर दिए। और ये 16 अनुच्छेद कौन कौन से हैं, ये मैंने आपके नाम लिखवा रखे हैं। और इन 15 के 15 अनुच्छेदों का जिक्र मिलता है वो 16वें अनुच्छेद 394 में मिलता है। ठीक है, इसी दिन हमने इसको लागू कर दिया। अब प्रश्न आता है कि हमने बाकी के जो अनुच्छेद है उन अनुच्छेदों को हमने इसी दिन क्यों लागू नहीं किया, क्यों हमने इस दिन केवल और केवल 15 अनुच्छेदों को लागू किया। तो हमने आपको बात बताई थी कि हमने इसलिए लागू नहीं किया कि हम इस तिथि को 26 नवंबर की जो तिथि है, ठीक है, 26 जनवरी की जो तिथि है, हम इस तिथि को अमर करना चाहते थे। तो अब 1930 को हम वापस ला नहीं सकते, लेकिन 26 जनवरी को वापस ला सकते थे, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को लाहौर में हमने स्वतंत्रता का झंडा फहराया था। और उस समय बहुत सारे क्रांतिकारी ऐसे थे, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अब देहांत हो गया है, जिनकी मृत्यु हो गई। तो उनके संघर्षों को याद करने के लिए, इस तिथि को ऐतिहासिक बनाने के लिए हमने 2 माह का वेट किया, और 26 जनवरी 1950 को हमने संपूर्ण जो संविधान है उसको लागू कर दिया, उसको प्रभावी कर दिया। ठीक है, फिर हमने बात बताई थी कि एक आंकड़ा आप लिखिए कि
B.R. अम्बेडकर साहब है, इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी है, एक लिखी थी हिंदू धर्म की पहेलियां और दूसरी लिखी थी थॉट ऑन द पाकिस्तान। हिंदू धर्म की पहेलियां इसलिए क्योंकि ये पहले तो हिंदू थे, जन्म तो इनका हिंदू खानदान में हुआ था, लेकिन इन्होंने हिंदू धर्म की जब पहेलियां इनको नहीं समझ में आती है, बहुत सारे जातिवाद, आडंबरवाद आदि ये सब चीजें इनको समझ में नहीं आती है, तो इन्होंने क्या कर दिया, हिंदू धर्म को छोड़ दिया और चले गए दूसरे धर्म में, और चले गए बौद्ध धर्म में और बौद्धिस्ट बन गए। ठीक है, तो ये थी हमारी टोटल कहानी। और कल जब हम बात करेंगे, कल हम बात करेंगे सीधे प्रस्तावना पे कि जो पंडित JL नेहरू ने जो प्रस्तावना संविधान सभा के सामने रखी थी, उस प्रस्तावना में क्या क्या बात है, ठीक है, वो क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है, क्यों उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उस प्रस्तावना की हम बात करेंगे। ठीक, कोई सवाल समस्या, कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और एक चीज मैंने आपको इसमें लिखाई नहीं, लेकिन 2-3 बार मैंने आपको बोल दी है कि BN राव जो है वो संविधान सभा के सलाहकार सदस्य थे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। ठीक, कोई सवाल समस्या हो तो आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं, आप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, आप इसी वीडियो में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं कल इसी समय, धन्यवाद।